नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस का खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में। और मैं हूं आपके साथ मानसी झा। और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। आज हम उन सभी मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे एसआईटी की बात की जाए, एसआईटी जांच की, कांवड़ यात्रा की बात की जाए, या ईरान अमेरिका के वॉर की, या फीफा वर्ल्ड कप की 2026 की हलचल को लेकर। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। अमेरिका ईरान तनाव के बीच आई संघर्ष विराम की खबरों के बाद अब कूटनीतिक का दौर तेज हो गया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद अहमद से खास बातचीत की। बिल्कुल प्रज्ञा, और ये बातचीत जो है इन दोनों के फोन पर की गई। और वही बता दें, राष्ट्रपति मसूद ने पश्चिम एशिया के ताजा हालत से प्रधानमंत्री मोदी को जो है अवगत कराया है। तो वही पीएम मोदी ने प्रज्ञा संघर्ष विराम का जो स्वागत करते हुए पूरी तरीके से स्पष्ट संदेश दी है कि क्षेत्रीय विवादों का समाधान सिर्फ और सिर्फ बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। बिल्कुल, भारत ने एक बार फिर अपनी संतुलित विदेश नीति को दोहराते हुए पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और आपसी सहयोग की जरूरत पर जोर दिया है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से पहली बार फोन पर बात की। पेजेश्कियान ने पीएम मोदी को पश्चिम एशिया के ताजा हालात की जानकारी दी। इस पर पीएम मोदी ने संघर्ष विराम का स्वागत किया और सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति बताया। पीएम मोदी ने भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को अपनाते हुए कहा कि क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी पक्षों को बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से कहा कि सभी विवादों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति के जरिए ही संभव है। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के साथ साथ समुद्री नौवहन और वैश्विक व्यापार की निर्बाध सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। भारत लगातार ये कहता रहा है कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता न सिर्फ क्षेत्र बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच हुई बातचीत को भी इसी कड़ी में देखा जा रहा है। इस बीच ईरान ने प्रधानमंत्री मोदी को अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण भेजा था। अयातुल्लाह खामेनेई की हालिया संघर्ष के दौरान अमेरिका इजराइल के हमले में मौत हो गई थी। खामेनेई को मौत के लगभग 130 दिनों के बाद 4 जुलाई को दफनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बिहार के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा खामेनेई के जनाजे और दफनाने की रस्मों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। चलिए वही बात करते हैं अगली खबर की और आपको बता दें, ग्रामीण रोजगार की राजनीति में जो है आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीवन मिशन अधिनियम यानी कि 2025 बीबीजी रामजी एक्ट जो है लागू कर दिया है। बिल्कुल मानसी, अगर बात की जाए, सरकार का इस मामले को लेकर दावा है कि इसमें ग्रामीण मजदूरों को ज्यादा रोजगार सुरक्षा और बेहतर मजदूरी मिलेगी। वही नई व्यवस्था के तहत औसत दैनिक मजदूरी जो है वो 298 रुपए से बढ़कर 327 रुपए हो गई है, यानी करीब 28 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मानसी, अगर बात की जाए इस बदलाव की, तो इस बदलाव को लेकर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। बिल्कुल प्रज्ञा, विपक्ष का साफ तौर पर आरोप रहा कि सरकार पुराने ग्रामीण रोजगार मॉडल को जो है कमजोर कर रही है और नए कानून के जरिए श्रमिकों के अधिकारों में जो है लगातार बदलाव किया जा रहा है। तो वही सरकार का साफ तौर पर इस पर कहना रहा कि यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो है और ज्यादा मजबूत करने और रोजगार व्यवस्था को आधुनिक बनाने की जो है दिशा में है। बिल्कुल बिल्कुल मानसी, लेकिन सवाल यही है कि क्या बीबीजी रामजी ग्रामीण मजदूरों के लिए एक बड़ा सुधार साबित होगा या फिर
ये सिर्फ ढांचे तक ही बदलाव होगा, क्योंकि जिस तरीके से आज से ये एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया है, तस्वीर जो है वो बदलने वाली है। लेकिन मानसी, जो विपक्ष है लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर रहा है। जब से ये एक्ट बना था उसी वक्त से विपक्ष जो है लगातार उस पर हमलावर रहा। 1 जुलाई से यानी आज से ये लागू कर दिया गया है। 125 दिन रोजगार की ये गारंटी जो है वो दी जा रही है। तो बिल्कुल मानसी, इसे लेकर अब सियासी घमासान भी तेज बिल्कुल हो गया। प्रज्ञा, जिस समय ये बात की जा रही थी राम जी बिल को लेकर के, उस समय आपने देखा होगा कि किस तरीके से संसद के बाहर जो है विपक्ष लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। और साथ ही साथ ये भी कह रही थी प्रज्ञा कि अगर ये बिल जो है पास हो जाता है तो ये इससे जो है काफी ज्यादा कहीं ना कहीं किसानों को और मजदूरों को जो है नुकसान हो जाएगा। लेकिन प्रज्ञा, आपको शायद ये बात ध्यान होगी कि देश के पीएम ने साफ तौर पर कहा था कि जो हम ये बिल लेकर के आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं जो है जनता के हित में होगा। बिल्कुल बिल्कुल मानसी, क्योंकि जनता के हित में ही ये बिल बनाया गया है, ऐसा सरकार का दावा है। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पहले रोजगार गारंटी दी जाती थी उसमें मजदूरों को काफी फायदा होता था, किसानों को फायदा होता था। लेकिन ये रोजगार गारंटी जो है वो 125 दिन का तो बढ़ा दिया गया है। लेकिन क्या किसानों को इससे एक्चुअल में फायदा होगा? क्या तस्वीर जो है इस बार ग्रामीण क्षेत्रों की बदलने वाली है? ये बड़ा सवाल जो है मानसी लगातार बना हुआ है। अब देखना होगा कि आज से ये एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया है। जो बढ़ी हुई मजदूरी है उससे ग्रामीणों को कितना फायदा हो रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल प्रज्ञा, ये तो देखना ही होगा, क्योंकि देखो लगातार जो है जिस तरीके से विपक्ष जो है इसको लेकर निशाना साध रहा था। और ये बिल जो देखो सरकार ने कहा था कि बिल हम पास करेंगे, और ये बिल देखो कहीं ना कहीं ये बिल जो है पास भी हो चुका है। लेकिन अब सभी की निगाहें जो है आज पर टिकी हुई है, क्योंकि आज 1 जुलाई से जो है ये बिल जो है कहीं ना कहीं प्रज्ञा पास हो चुका है। अब देख जिस तरीके से इसमें बदलाव किए जाएंगे तो बिल्कुल मानसी, क्योंकि जी ग्रामीण मजदूरों के लिए एक बड़ा सुधार साबित होने वाला है, ये सरकार का दावा है। इसके साथ ही जो ढांचे बदलाव है, जो बदलाव आने वाले हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज से ये पूरी ग्रामीण रोजगार की तस्वीर जो है वो बदलने वाली है, ऐसा सरकार का दावा है। क्योंकि आज से यानी 1 जुलाई से ये एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया है। ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी जो है वो दी जानी है। इस रोजगार एक्ट के जरिए जो मजदूरी है उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो लगातार इस मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर था। लेकिन आज से ये एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया है। सरकार का साफ तौर पर ये दावा है कि 125 दिन की ये पूरी गारंटी है और किसानों को, मजदूरों को इससे काफी फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल प्रज्ञा, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक रहा है, क्योंकि जब भी संसद में इस बिल को लाया गया था तो उसे लेकर विपक्ष जो है मानसी वो लगातार हमलावर रहे थे। लेकिन सरकार ने ये दावा किया कि जो 125 दिन की गारंटी दी जा रही है उससे मजदूरी बढ़ेगी, किसानों को, मजदूरों को इससे काफी फायदा होगा, श्रमिकों के अधिकारों में बदलाव जो है इस कानून के जरिए होगा, रोजगार मॉडल जो है वो बदलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्थिति है वो बदलने वाली है। वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अरविंद जो है वो जुड़ चुके हैं। अरविंद, आज से बीजी रामजी एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया है, क्या माना जाए इससे ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर जो है बदलने वाली है? सरकार ने जिस तरह से रामजी कानून को लागू किया है जिससे जो ग्रामीण किसान है उन्हें बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि लगातार सरकार किसानों की आमदनी कैसे बढ़े और उनकी आमदनी कैसे और या फिर किसी भी परिस्थिति में वो काम करते हैं तो वो सरल और कैसे हो उसको लेकर लगातार सरकार की तरफ से अध्ययन किया जा रहा था। और अब सरकार ने राम जो योजना है उसकी लागू कर दिया, यानी आज से 1 जुलाई से लागू हो गया है। इससे किसानों को काफी सहूलियत मिलेगी, लाभ भी मिलेगा और सरकारी योजनाओं को जो किसानों तक पहुंचाने के लिए जो सरकार का लक्ष्य है वो पूरे सुचारू रूप से, तो कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले से किसान काफी खुश हैं। और की बात करें तो लगातार जिस तरह से योजनाओं को लेकर आए भी सरकार से उनकी डिमांड रहती थी तो वो डिमांड अब बिल्कुल अरविंद, अगर बात की जाए क्योंकि आज से योजना जो है वो एक्ट जो है वो लागू हो चुका है, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, पंचायत क्षेत्रों की तैयारियों की बात की जाए तो वो कैसी है? क्या आज से वो पूरी तैयारी, वो पूरी तस्वीर जो है वो बदल रही है? इस योजना एक्ट को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण किसानों ने या फिर पंचायत लेवल पर जिस तरह से काम हो रहा था तो वो सुचारू रूप से काम और बेहतर कैसे हो सके इसके लिए सरकार की तरफ से जो भी
ही ग्रामीण विकास विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगातार जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, किसानों को किस तरह से लाभ पहुंचाया जाए इस पर भी उनका काफी फोकस रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के से किसानों को काफी सहूलियत मिलेगी, काफी लाभ होगा। अब की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि इस एक्ट के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और साथ ही साथ किसान को जो दिनचर्या है वो भी बेहतर होगा, परिवार को भरण पोषण के लिए इस एक्ट में उन्हें काफी बहुत मदद मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि सरकार को दावा किया जा रहा है कि एक्ट को राष्ट्रीय एक्ट को लेकर तो उससे किसानों को कितना मिलता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो मानसी, जिस तरीके से आज से ये एक्ट जो है वो लागू हो गया है, अब देखना ये होगा कि किसानों को इससे कितना फायदा होता है। मानसी, अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। महंगाई के दौर में कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। आज से देश भर में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183 रुपए 50 पैसे की कटौती जो है वो लागू कर दी गई है। बिल्कुल प्रज्ञा, अगर नई दरें की बात की जाए तो नई दरें जो है तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है, जिससे होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जो है परिचालन लगातार जो है काम करने की उम्मीद है। क्योंकि देखो प्रज्ञा, जिस तरीके से महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लोगों की जेब पर जो है काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा था। लेकिन प्रज्ञा, अगर घरेलू सिलेंडर की बात की जाए तो घरेलू सिलेंडर फिलहाल किसी भी तरीके की कीमत में जो बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में कारोबारियों के लिए ये फैसला जो है मानसी राहत भरी मानी जा सकती है, लेकिन रसोई गैस के दाम घटने का इंतजार कर रहे करोड़ों परिवारों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। बिल्कुल प्रज्ञा, को लगातार जो है महंगाई का बोझ जो है जनता की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा था। और जिस तरीके से प्रज्ञा देखो, आज 1 जुलाई है, महीने की शुरुआत है और सरकार ने कहीं ना कहीं जनता को जो है राहत बड़ी खबर दी है। क्योंकि हमने देखा था शुरुआती दौर में पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी देखी गई थी। पेट्रोल डीजल के दामों में भी आज से कीमतों को कम कर दिया गया है। तो ये बड़ा बदलाव जो है 1 जुलाई से कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। कारोबारियों के लिए मानसी ये बड़ी राहत जो है वो मानी जा सकती है। तो कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो है वो सस्ता हो गया है। चलिए प्रज्ञा, इससे बीच जो है 2027 चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी में संगठन को मजबूत और एकजुट रखने की जो है बड़ी कवायद जो है प्रज्ञा कहीं ना कहीं शुरू होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से हम सभी ने देखा था कि शुरुआती दौर में जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो काफी ज्यादा नाराजगी देखी जा रही थी, मतभेद देखा जा रहा था। अब उसको लेकर के सरकार जो है काफी ज्यादा एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। सांसदों में जो मतभेद है उस मतभेद को कम करने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल मानसी, क्योंकि सांसदों के असंतोष की खबरों के बीच अब नेतृत्व पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल मोड में नजर आ रहा है। हाल ही में विधायक कमाल अख्तर और सांसद रुचि वीरा के बीच सामने आए विवाद ने संगठन की अंदरूनी खींचतान को सार्वजनिक कर दिया। इसके बाद पार्टी में बड़े फेरबदल की शुरुआत हुई और कमाल अख्तर ने मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही मानसी, कमाल अख्तर का यह भी कहना है कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर अपना इस्तीफा सौंपा है। अब समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस जो है वो नाराज नेताओं और सांसदों को एक साथ लेकर संगठन को मजबूत करने पर है, ताकि 2027 के चुनाव से पहले किसी भी तरह की अंदरूनी कलह का असर चुनावी तैयारियों पर ना पड़े। बिल्कुल प्रज्ञा, देखो कि 2027 का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के बात करें बीजेपी की, सपा की, सभी पार्टी जो है इसको लेकर के सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। तो वही लगातार जो खबरें भी सामने आ रही थी प्रज्ञा की, समाजवादी पार्टी में जो है काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी जो है मतभेद को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी नाराज सांसद जो है उनको जो है मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल 2027 से पहले सपा जो है वो डैमेज कंट्रोल को करने में लगी हुई है। नाराज सांसदों को साधने में पूरा सपा जो है वो जुटा हुआ है। तो नाराज सांसदों को
साधने पर पूरा सपा जो है वो जुटा हुआ है। बिल्कुल। अब मानसी बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद अब आस्था से आगे बढ़कर सियासत के केंद्र में पहुंच गया है। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है, लेकिन राजनीतिक माहौल उस वक्त और गर्मा गया जब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस विवाद को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोल दिया। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि अगर ट्रस्ट में किसी भी मुसलमान को सदस्य बनाया गया होता तो घोटाले के आरोप सामने आने पर उसी वक्त कार्रवाई हो जाती। बिल्कुल प्रज्ञा के साफ तौर पर उनका ये भी कहना है कि एनकाउंटर कर दिए जाते, बुलडोजर चला दिया जाता और मामला जो है वही के वही खत्म माना जाता है। क्योंकि देखो लगातार जो है हम सभी ने देखा है कि एनकाउंटर की प्रक्रिया जो है लगातार देखने को मिली है, बुलडोजर देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ओबीसी का जो है ये बयान जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी और सत्य समाज में जो है कड़ी आपत्ति जताई जा रही है। बिल्कुल। अब यह विवाद जो है सिर्फ चढ़ावे तक नहीं सीमित रह गया है, बल्कि इससे लेकर के जो है राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी प्रज्ञा कहीं ना कहीं तेज होता हुआ नजर आ रहा है। इसी खबर पे हम एक खास रिपोर्ट दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। यूपी की योगी सरकार और केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है, लेकिन मामले में उबाल तब आया जब असदुद्दीन ओवैसी ने मंदिर के चढ़ावे विवाद को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने चढ़ावा चोरी को लेकर कहा है कि ट्रस्ट ने एक गलती कर दी, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को मेंबर बना लेते और बाद में जब घोटाला सामने आया तो उस मुसलमान का एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते और केस बंद हो जाता। ओवैसी ने राम मंदिर के चढ़ावे विवाद को लेकर क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है। और ये बीजेपी आरएसएस वालों से हम पूछना चाह रहे हैं, ये चंपक आपका लाडला है या नहीं है, बताओ हमको। और हमको बोलते ये पाकिस्तानी है, ये जिहादी है, ये बांग्लादेशी है। बिजनौर के नजीबाबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यह बयान दिया है। वहीं ओवैसी के बयान से यूपी की सियासत गर्माती नजर आ रही है। बीजेपी नेताओं ने ओवैसी के बयान पर पलटवार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि ओवैसी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अब जो एक नकारात्मक विचारधारा लेकर आया है तो उसके बारे में, उनके वक्तव्यों के बारे में क्या विश्लेषण हो सकता है। बीजेपी सरकार में सबका साथ सबका विकास सबके लिए प्रयास का भाव है, उसमें हिंदू और मुसलमान के लिए नहीं है। अगर ये भाव होता तो ट्रिपल तलाक के मुस्लिम महिलाओं को सहायता देने के लिए नहीं होता। अगर ये भाव होता तो मदरसा शिक्षकों को भी जो पुरस्कार दिया गया है अभी मदरसा कॉलेजों को भी माध्यमिक शिक्षा के अनुसार, तो वो नहीं होता। ओवैसी साहब तो हमेशा तुष्टीकरण की बात करते हैं। वो कभी जामा मस्जिद की जांच कराने की बात कर सकते हैं क्या? किसी मकबरे की जांच कराने की बात कर सकते हैं क्या? किसी मस्जिद की जांच कराने की बात कर सकते हैं क्या? ये तो सनातन धर्म है जी, हिंदुओं का धर्म है। से सब कुछ सह लेते हैं, जांच भी करा लेते हैं, जेल भी चले जाते हैं। या किसी और धर्म में कभी ऐसा होता है क्या? तो ओबीसी साहब जैसे लोग जो हैं, उनका जो मूल एजेंडा है वो उत्तर प्रदेश या देश का विकास नहीं है, तुष्टीकरण की नीति पर वो केवल अपनी सियासत करना चाहते हैं। ओवैसी द्वारा राम मंदिर के चढ़ावे विवाद पर मामले ने तूल पकड़ा और संत समाज ओवैसी के बयान पर काफी नाराज दिखाई दिया। संत समाज ने ओवैसी के बयान का विरोध करते हुए कहा कि ये छोटा जिन्ना है और अंदर ही अंदर देश को बांटने का काम कर रहा है। बहुत ही निंदनीय और बहुत ही घटिया बयान है ओवैसी का। ओवैसी हमेशा राजनीति के मूड में रहता है, वो पागल हो चुका है, उसको इलाज की आवश्यकता है, तत्काल प्रभाव से उसको जूते से इलाज करने की आवश्यकता है। इस तरह का उसने कैसे सोच लिया कि राम मंदिर में मुसलमान को रखा जाएगा, आतंकवादी को किसी अच्छी जगहों पर रखा जाएगा, जो देश विरोधी गतिविधि में लिप्त हो उसको देश
कि विश्वसनीय संस्था में रखा जाएगा, बिल्कुल संभव नहीं है। यह बिना सिर पैर की बात है। क्या मक्का मदीना में आज तक जो है किसी हिंदू को रखा गया? जहाँ जो है तमाम जो है मस्जिदें हैं का उसमें किसी हिंदू को ट्रस्टी रखा गया है? ये तो बिना सिर पैर की बातें हैं। जब इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है तो मुसलमान जो है जहाँ मूर्ति पूजा होती वहाँ ट्रस्टी कैसे रहेगा? और अगर ट्रस्टी रहेगा तो उसकी वहाँ तो श्रद्धा होगी नहीं। यह जो जिन्ना देश को बांट गया, दूसरा छोटा जिन्ना असदुद्दीन ओवैसी है। यह गजवा-ए हिंद का अंदर अंदर मुहिम चला रहा है, देश को बांटना चाहता है और इस तरह से नफरत फैलाने का जहर उगलता रहता है। राम मंदिर में चंदा और चढ़ावा चोरी के आरोपों की एसआईटी द्वारा शुरुआती जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के बाद 25 जून को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरे देश में चढ़ावा विवाद सुर्खियों में है। हालांकि ओवैसी के बयान ने इस मामले में आग में घी डालने का काम जरूर किया। तो बिल्कुल मानसी, ओवैसी के इस बयान ने अब सियासी घमासान जो है वो तेज कर दिए है। चलिए प्रज्ञा, हम नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें 2027 विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन यूपी में सियासी बयानबाजी का दौर जो है पूरी तरीके से प्रज्ञा अभी से शुरू हो चुका है। बिल्कुल मानसी, अगर बात की जाए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनावी का बिगुल जो है वो फूंक दिया है। ओवैसी ने यूपी चुनाव से पहले ही राज्य की बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। ओवैसी ने यहां तक कह दिया कि राज्य में बीजेपी की सरकार को रोकने के लिए वो चुनाव में किसी भी संगठन को तैयार करने के लिए राजी है। और वही उनके इस बयान के बाद से जो है यूपी की सियासत जो है पूरी तरह से इन समय जो है गर्मा चुकी है। क्या कुछ कहे, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन यूपी में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। ओवैसी ने यूपी चुनाव से पहले ही राज्य की बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। ओवैसी ने यहाँ तक कह दिया कि राज्य में बीजेपी की सरकार को रोकने के लिए वे चुनाव में किसी से भी गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सरकार आज भी जुमलों पर चल रही है। भाजपा ने जनता के हित में कोई काम नहीं किया। सभी धर्मों के लिए लोगों के दिल में दीवार जरूर खड़ी कर दी है। अगले चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाने का मन बना चुकी है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को आईना दिखा भी चुकी है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में फिर से सत्ता में नहीं आने देना है। भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए वे चुनाव में गठबंधन करने को भी तैयार हैं। ओवैसी के बीजेपी को हराने वाले बयान ने यूपी में सियासी हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी नेताओं ने ओवैसी के बयान को बहुत ही हल्का बयान बताया है। बीजेपी नेताओं ने ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा कि वो इससे पहले बिहार, बंगाल में भी इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं, यूपी चुनाव में भी कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसा है कि इन चुनावों में जो ये पिटी हुई पॉलिटिकल पार्टीज के प्रॉक्सी पिट्ठुओं के प्रायोजित जो लोग हैं वो बहुत से दिखाई पड़ेंगे आपको। और इस तरह के पिटे हुए पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रॉक्सी प्रायोजित पिट्ठू हैं वो समय समय पर जो है वो बीजेपी के खिलाफ जो है वो एक वर्ग विशेष में भय और भ्रम का भंवरजाल फैलाने में लगे रहते हैं। चलिए, ये उनके मन की इच्छा है। ऐसी उन्होंने मन की इच्छा बंगाल में भी जाहिर की थी, ऐसी बिहार में भी जाहिर की थी, परंतु अंततः लोगों ने भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया। अब भाजपा को हराना ही सबका लक्ष्य है तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझती है कि ना ओबीसी साहब का कोई विचार है, ना समाजवादी पार्टी का कोई विचार है, ना कांग्रेस का कोई विचार है। इन सब का विचार अगर भाजपा को हराने का ही है तो उत्तर प्रदेश की जनता मेरे ख्याल से इसे किसी कीमत पर भी स्वीकार नहीं करेगी। 9 सालों में 9.5 सालों में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदला है, लोगों की तकदीर को बदला है। इसलिए ओबीसी साहब आ जाएं, कांग्रेस पार्टी आ जाए, समाजवादी पार्टी आ जाए, 2027 में फिर से एनडीए की सरकार बनना तय है। जिससे चाहे उससे गठबंधन करें, हमें क्या दिक्कत है। हम कोई असदुद्दीन ओवैसी के वोट के भरोसे राजनीति नहीं करते हैं। हम जो गरीब कल्याण का काम करते हैं, जो आम लोगों के दिल में माननीय मोदी जी के प्रति श्रद्धा है, जो उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण
औद्योगिक विकास पर योगी जी के कार्य हुए हैं, उनके बदौलत हम उत्तर प्रदेश में 3/4 बहुमत के साथ आएंगे। बीजेपी के साथ ही विपक्ष दलों के नेताओं ने भी ओवैसी के बयान की आलोचना की है। विपक्षी नेताओं ने ओवैसी पर पीछे से बीजेपी को सपोर्ट करने का आरोप लगाया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि वो इस तरह का काम करके ही वे राज्य में बीजेपी की सरकार बनवाने में मदद करते हैं। बीजेपी को हराने के लिए या बीजेपी को जिताने के लिए ओवैसी साहब? एक दिन पहले जब सलारजंग गाजी को तमाम उल्टी सीधी बातें बहराइच में योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं और अगले दिन आकर के आप राजा सुहेलदेव साहब सबको कहने लगते हैं। ये जो गठबंधन है आपका, इसके बाद भी आपको किसी गठबंधन की आवश्यकता है क्या? आप मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, भाजपा हिंदुओं की ठेकेदार बनती है और हिंदुस्तानियों को आप ठगते हैं। भाजपा वाले भी और ओवैसी मिलकर के दोनों हिंदुस्तानियों को ठगने का काम करते हैं। जनता सब जानती है, जनता इनको करारा जवाब है। देखिए, ओवैसी जी का तो काम ही भारतीय जनता पार्टी को कवर फायरिंग देने का है। ओवैसी जी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होते हैं, चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि बीजेपी जीत पाए। अगर उनको इतनी चिंता है इनकाउंटर वालों की, तो उनके खिलाफ में चुनाव जब लड़ते हैं तो फायदा उनको क्यों पहुंचाते हैं? जिस सीट पे वो लोग चुनाव लड़ते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा होता है। यूपी चुनाव 2027 को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अपने अपने कार्यकाल को लेकर बहस तेज हो गई है। सपा और बीजेपी एक दूसरे के कार्यकाल में हुई घटनाओं को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। वहीं ओवैसी के इस बयान ने यूपी की सियासत को फिर से गरमाना शुरू कर दिया है। ओवैसी के बयान के बाद अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। क्या रामपुर में एक बार फिर बुलडोजर की गूंज सुनाई देने वाली है? क्या समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लंबे समय से जमीन खरीद और निर्माण को लेकर विवादों में हो रही जौहर ट्रस्ट को अब प्रशासन ने नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर जवाब देने को कह दिया है। बिल्कुल प्रज्ञा, जांच में साफ तौर पर दावा किया गया है कि यूनिवर्सिटी जो है परिसर में बने 38 भवनों का जो है निर्माण बिना जो है नक्शों के कारण किया गया है और साफ तौर पर इसी आधार पर जो है संबंधित ट्रस्ट से जवाब तलब किया गया है। अगर तय समय में जो है संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो आगे की जो है साफ तौर पर कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल, फिलहाल प्रशासन का यह भी कहना है मानसी की कार्रवाई पूरी तरह नियमों और जांच रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है, जबकि इस पूरे घटनाक्रम में राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ दी है। अब सभी की निगाहें इस जौहर ट्रस्ट नोटिस में क्या जवाब आता है उस पर ही है। मानसी, दिखा देते हैं हमारे दर्शकों को एक विशेष रिपोर्ट। क्या योगी आदित्यनाथ आजम खान की यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने वाले हैं? क्या आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी बुलडोजर बाबा के आदेश पर जमींदोज होने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जमीन खरीद को लेकर विवादों में रही रामपुर में आजम खान की यूनिवर्सिटी के जौहर ट्रस्ट को नोटिस जारी करके 15 दिन में जवाब मांगा गया है। यूनिवर्सिटी में अवैध निर्माण को लेकर चल रही जांच में पाया गया कि कैंपस में बने 38 भवन बिना नक्शा पास कराए नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए हैं। जौहर यूनिवर्सिटी में पुलिस प्रशासन और फायर की संयुक्त टीम गई थी, इसके साथ आरडीए के अधिकारी भी गए थे। वहाँ पे स्थल पे ये पाया गया है कि जो वहाँ पे 40 लगभग स्ट्रक्चर निर्मित हैं, इसमें से केवल 2 का ही पूर्व से मानचित्र स्वीकृत है। तो जो शेष 38 स्ट्रक्चर हैं उनके नक्शे मानचित्र स्वीकृत नहीं है, उसके संबंध में उनको नोटिस जारी किया गया है। रामपुर से बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना ने भी इस मामले को लेकर कहा कि आजम खान ने तमाम नियमों को ताक पर रखकर जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण अपने निजी उद्देश्य के लिए किया है। लगभग 59 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनका नक्शा पास नहीं कराया गया, सरकारी पैसे के माध्यम से उसको ज़बरदस्ती बनवाया गया और सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया। तो उसमें कार्रवाई तो होना ही है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज़म ने सारे नियमों को ताक पर रखकर जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण अपने पर्सनल उद्देश्य के लिए किया है, आज हर चीज़ सबके सामने है। यूपी में जब सीएम योगी का बुलडोजर गरजता है तो बड़े बड़े माफिया, अपराधी और घोटालेबाज भी थर थर कांपने लगते हैं। प्रशासन का नोटिस मिलने के बाद अब जौहर यूनिवर्सिटी पर भी बुलडोजर एक्शन के बादल मंडराने लगे हैं।
चलिए प्रज्ञा, बात करते हैं चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस के बारे में। एक को नया कानूनी विवाद जो है सामने आ गया है, जिसने पूरे मामले को जो है पूरी तरीके से प्रज्ञा इसमें उलझा दिया है। मुख्य आरोपी जो है सिया गोयल की पैरवी को लेकर के जो है दो अलग अलग दावे जो है प्रज्ञा इस समय जो है सामने आने लगे हैं, और इसको लेकर के कानूनी बहस जो है और ज्यादा कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल मानसी, क्योंकि खुद सिया गोयल का अधिकृत वकील बताने वाले एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव ने सिया के भाई साहिल गोयल को 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेज दिया है। हालांकि दूसरी ओर सिया गोयल का परिवार और स्वयं सिया अदालत में एडवोकेट विपुल दुशिंग को अपना आधिकारिक अधिवक्ता बता रहे हैं। मानसी, दिखा देते हैं दर्शकों को हमारी एक खास रिपोर्ट। केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी की पुलिस रिमांड भी 5 दिन के लिए बढ़ चुकी है। लेकिन इसी बीच इस हाई प्रोफाइल केस में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। जिस केस में अब तक हत्या की साजिश और सबूतों की जांच हो रही थी, अब उसी केस में वकीलों के बीच कानूनी जंग छिड़ गई है। अब सवाल हत्या की जांच से हटकर इस बात पर आ गया है कि आखिर सिया गोयल का असली वकील कौन है। दरअसल एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव ने सिया के भाई साहिल गोयल को 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। श्रीवास्तव का दावा है कि सिया ने खुद उन्हें अपना वकील नियुक्त किया था और इसके लिए जरूरी कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए थे। जी बिल्कुल, लीगल नोटिस जो है वो एक किसी भी पर्सन, इंडिविजुअल सिटीजन का अपना राइट है। अगर लगता है कि उसके रेपुटेशन को गलत तरीके से डैमेज किया गया है, उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाई गई हैं, उसके बारे में झूठ बोला गया है, उसके रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश की गई है, चाहे वो उनके खुद की मर्जी से हो या किसी के गलत मिसगाइड करने पे हो, चाहे जो भी वजह हो, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल क्लियर कट जो है डिफामेशन का मामला है और इसीलिए हमने डिफामेशन का उनको नोटिस भेजा है। दूसरी तरफ सिया के परिवार का दावा बिल्कुल अलग है। सिया के भाई साहिल गोयल का कहना है कि परिवार ने सिया की पैरवी के लिए एडवोकेट विपुल दुशिंग को नियुक्त किया है। यानी अब इस केस में आरोपी सिया की तरफ से पैरवी को लेकर 2 वकील आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ आशुतोष श्रीवास्तव और दूसरी तरफ विपुल दुशिंग। ये विवाद तब और बढ़ गया जब खुद आरोपी सिया गोयल ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा, आशुतोष श्रीवास्तव मेरे वकील नहीं है, विपुल दुशिंग कोर्ट में मेरा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे पहले साहिल गोयल ने मीडिया से कहा था कि उनके परिवार ने आशुतोष श्रीवास्तव को कभी अपना वकील नियुक्त ही नहीं किया। इसी बयान को अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव ने साहिल को 10 पन्नों का कानूनी नोटिस भेज दिया। चलिए अब आपको बताते हैं आशुतोष श्रीवास्तव ने नोटिस में क्या क्या मांगे रखी हैं। 48 घंटे में साहिल गोयल से लिखित माफी, सोशल मीडिया और यूट्यूब से बयान वाले वीडियो हटाने की मांग और 7 दिनों के भीतर 10 करोड़ रुपए का हर्जाना। इस बीच सिया के पिता प्रवीण गोयल भी कैमरे के सामने आए। उन्होंने कहा, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, मैंने 7 दिन बाद दुकान खोली है, मुझे मेरा काम करने दो। मेरी मानसिक हालत ठीक नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। फिलहाल पुलिस का फोकस केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच पर है। एक तरफ हत्या की गुत्थी सुलझाने की कोशिश जारी है, तो दूसरी तरफ ये विवाद भी बढ़ता जा रहा है कि आखिर सिया गोयल का अधिकृत वकील कौन है। अब देखना होगा कि 10 करोड़ के इस मानहानि नोटिस पर साहिल गोयल क्या जवाब देते हैं। प्रज्ञा, चलिए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की खबरों की। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से जो है ऑपरेशन टाइगर की गूंज जो है चारों तरफ सुनाई देने लगी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या महाराष्ट्र में अभी ऑपरेशन टाइगर खत्म नहीं हुआ है? क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट का सिलसिला जारी है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हाल ही में 6 सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने के बाद अब उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को उनके भरोसेमंद नेता और विधान परिषद सदस्य सचिन अहिर ने भी शिंदे गुट वाली शिवसेना का दामन थाम लिया। इतना ही नहीं, सचिन को विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर पद का उम्मीदवार भी बना दिया गया है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गर्मा चुकी है।
शिंदे गुट में शामिल होने के बाद सचिन अहीर ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वो उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। सभी समाज के लोगों को साथ में लेकर और सभी घटकों को न्याय देने का मैं प्रयास करूंगा और एक कार्यकर्ता को इतने बड़े पद के ऊपर बिठाने का जो उन्होंने मुझे बहुमान दिया उसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। श्रीकांत जी की गाड़ी बोले, श्रीकांत जी हाँ जो शिंदे जी ने दी है पूरी ईमानदारी से निभाने का काम मैं करूंगा। हमारे प्रवक्ता उसके बारे में बात करेंगे, जो भी राजनीतिक सवाल है 2 दिन के बाद मैं बात करूंगा। सफर में काम करने वाले व्यक्ति के लिए कोई कठिन नहीं है, सफर बहुत ईमानदारी के साथ और जोश के साथ काम करूंगा। शिंदे गुट इसे संगठन के विस्तार का नाम दे रहा है और दावा कर रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले दिनों में उद्धव खेमे के कई और भी नेता शिवसेना का दामन थाम सकते हैं। भाई हम तो पार्टी बढ़ा रहे हैं, किसी के पास क्या किसने रहना है नहीं रहना है वो खुद तय करेंगे। कोई बच्चे थोड़ी ना है, लोक प्रतिनिधि है, 20-20, 25-25 लाख लोगों में से चुन के आते हैं, सेल्फ डिसीजन लेने का उनको राइट्स है। और ये सब चीज़ें अभी क्यों हो रही है? इतने सांसद जा रहे हैं, एमएलए जा रहे हैं, एमएलसी जा रहे हैं उन लोगों के, और सब जाने के बाद ये लोग बोलते कि हाँ जो जाता है उसको हर किसी को गाली देने का काम करते हैं। मातोश्री में ये सब जो लोग जा रहे हैं इनके लिए कोई प्रेम नहीं है, कोई आपुलकी नहीं है, भावना नहीं है, इसलिए ये लोग जा रहे हैं। कि उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के सभी एमएलए मतलब शिवसेना के साथ एकनाथ शिंदे के साथ आ रहे हैं और 9 एमपी में से 6 एमपी भी मतलब एकनाथ शिंदे के साथ आए। पहले मतलब 40 एमएलए पहले मतलब इलेक्शन के पहले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 एमएलए उनके साथ आए थे और अभी भी मतलब उनके उद्धव ठाकरे साहब के पास जो 20 एमएलए है उसमें से भी 14-15 एमएलए आने की संभावना ऐसी चर्चा है। वहीं शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे और शिवसेना विधायक नीलेश राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे पार्टी नेताओं का सम्मान नहीं कर रही हैं और यही वजह है कि उनके अपने उन्हें छोड़ कर जा रहे हैं। शिवसेना ये जो है पार्टी का नाम जो है बदलकर उनको रखना चाहिए कि हर किसी को गाली देने का काम वहां पर करते रहते हैं, इसलिए लोग छोड़ रहे हैं, इसलिए एमपी छोड़ रहे हैं, एमएलए छोड़ रहे हैं, एमएलसी छोड़ रहे हैं। तुम्हारे पास कोई रहने वाले नहीं है। तुम जिस प्रकार का बर्ताव जो है आपके कार्यकर्ताओं के साथ करते हो, लोगों के साथ करते हो, इसके वजह से आज लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन करो जरा। हमने किसी को बुलाया नहीं, उनको सबको शिंदे साहब के लीडरशिप पे भरोसा है और ये कोई अंतिम नहीं है, इसके बाद और भी आएंगे। बहुत सारे लोग संपर्क में, हमने लाए नहीं, वो खुद आए हमारे संपर्क में। तो ये कुछ रुकने वाला है नहीं, क्योंकि वहाँ पे किसी को रहना नहीं है। तो उनके बाकी के सारे जो काम है ये कहाँ होने वाले। लीडरशिप किसकी है महाराष्ट्र में जो उनको एक्सेप्टेड है, तो सन्मान्य शिंदे साहब की है। तो बहुत लोग आएंगे, ये तो कोई अंतिम नहीं है। लेकिन उद्धव खेमा इस पूरे घटनाक्रम को अलग नजरिए से देख रहा है। आदित्य ठाकरे ने साफ कहा कि यह ऑपरेशन टाइगर नहीं बल्कि ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस है। प्रज्ञा, बात कर लेते हैं सावन महीने की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो है तैयारियां तेज हो चुकी है। शिव भक्तों की आस्था से जुड़े इस बड़े आयोजन को सुरक्षित और सुचारू तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन जो पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसी पर दिखा देते हैं अपने दर्शकों को एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम योगी और सीएम धामी के निर्देशों के मुताबिक हर साल की तरह इस बार भी कांवड़ यात्रा को सुगम और सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। शिव भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां पुलिस ने बस अड्डे और आसपास के संवेदनशील इलाकों में बम निरोधक दस्ता यानी बीडीएस के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बरेली में आयोजित प्रशासनिक समीक्षा बैठक में विकास कार्यों के साथ साथ कानून व्यवस्था और कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। पूरी समीक्षा बैठक थी, प्रशासनिक समीक्षा बैठक थी, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं,
किस तरीके से बरेली में प्रशासन काम कर रहा है, आने वाले त्योहारों में, आने वाली कांवड़ यात्रा में किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी कि जब आने वाली कांवड़ यात्रा है किसी भी कांवड़ यात्री को परेशानी नहीं हो, आने जाने के रास्ते में परेशानी नहीं हो, रुकने की परेशानी ना हो, खाने पीने की परेशानी नहीं हो, और बीच में कुछ उर्स भी आने वाला है उसकी व्यवस्थाएं ठीक रहें, इस तरीके का दिशा निर्देशन। पौड़ी पुलिस ने भी कांवड़ मेले की तैयारियां तेज कर दी हैं। एएसपी के नेतृत्व में पार्किंग, यातायात और सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण करके अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। धामी और योगी की पुलिस कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने प्रशासन को सुरक्षा, ट्रैफिक और अन्य व्यवस्थाओं में किसी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश। अब बात कर लेते हैं भरत तिवारी एनकाउंटर की। आपको बता दें, भरत तिवारी एनकाउंटर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने बिहार में पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुए भरत भूषण तिवारी मौत मामले में अब सीबीआई जांच के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। मानसी, दिखा देते हैं दर्शकों को इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। तिवारी एनकाउंटर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने बिहार में पुलिस मुठभेड़ के दौरान भरत भूषण तिवारी की मौत के मामले की सीबीआई जांच के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो पहले हाई कोर्ट जाएं। ये भरत के परिवार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। कोर्ट में क्या हुआ, पहले आप भरत तिवारी का पक्ष रख रहे वकील को सुनिए। तो भारत भूषण तिवारी का एनकाउंटर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की जो घटना हुई है उसको लेकर लगाई थी। साथ में जो सुप्रीम कोर्ट का पहले का जजमेंट है जिसमें कि हर एनकाउंटर किलिंग में कुछ गाइडलाइंस तय की गई हैं, उनकी पालना हो, उसकी भी एक हमारी प्रार्थना थी। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट इस मामले में सक्षम है, आप हाई कोर्ट जाइए और वहाँ पे याचिका दायर कीजिए। हमारे द्वारा कारण गिनाए गए कि क्यों हम यहाँ पे सीधे आए हैं आर्टिकल 32 में, कि पहले भी कुछ याचिकाएं यहाँ लंबित हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पर। साथ ही में जो गाइडलाइंस है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि इन सभी प्रार्थना को आप हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं और हाई कोर्ट इस पर पूरी सुनवाई करने के लिए सक्षम है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें हाई कोर्ट जाने की लिबर्टी दी गई है। भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर सियासत भी जारी है। विपक्षी नेता सम्राट चौधरी की सरकार पर हमलावर है और इस घटना को सच का एनकाउंटर करार दे रहे हैं। वो मूलतः एनकाउंटर का सच ये है कि वो सच का एनकाउंटर कर देता है, और ये मैं समझता हूं कि एक नजीर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हमेशा के लिए रख देना चाहिए कि अगर कोई बहुत बड़ा अपराधी भी है तो एनकाउंटर आखिरी विकल्प होना चाहिए, क्योंकि अपराध को के तंत्र को बेनकाब करना कानून का काम है। जब आप एनकाउंटर करते हैं ना तो नकाब पड़ा रह जाता है। एनकाउंटर को कई मीडिया के साथी सेलिब्रेट करते हैं, उनको भी ये समझना होगा कि हर एनकाउंटर रूल ऑफ लॉ को वायलेट करता है। जबकि एनडीए के नेता कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने मामले में त्वरित कार्रवाई की है और जांच जारी है, दोषी बचेंगे नहीं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने, मुझे लगता है ये बिहार में किसी भी मामले में यह पहला मामला है जो 3 दिनों के अंदर न्यायिक जांच की घोषणा कर दी। प्रथम कैबिनेट में न्यायिक आयोग बना दिया गया और उसके दूसरे दिन ही जो अवकाश प्राप्त उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति थे वो तुरंत 24 घंटे के अंदर घटनास्थल पर गए, भरत तिवारी के परिवार से मिले। इससे ज्यादा त्वरित कार्रवाई हो भी नहीं सकती थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। अब सबसे बड़ा न्यायिक जांच जो है बैठ गया, उस पर क्या बोलना है। देखिए, कहीं पर कोई गड़बड़ी, कहीं पर कोई दुर्घटना, कहीं पर कोई घटना अगर होती है तो उसकी जांच के लिए सरकार काम करती है, सरकार तत्परता दिखाती है, सरकार संज्ञान में लेती है और जांच वहाँ भी हो रहा है। तो जब तक जांच नहीं हो जाता है तब तक हम लोग के लिए कोई बात कहना। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में समुद्री तनाव कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल प्रज्ञा, चलिए दिखाते हैं इसी पर अपनी खास रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद भले ही युद्ध थम गया हो, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि भारत की तरफ आने वाले तेल के जहाज अब समुद्र में अचानक गायब होने लगे हैं। जी हां, सही सुना आपने,
पर इसका मतलब ये नहीं कि ये जहाज किसी हादसे का शिकार हो रहे हैं, बल्कि जानबूझकर अपना लोकेशन सिस्टम बंद कर रहे हैं। मरीन इंटेलिजेंस फर्म केपलर की रिपोर्ट के मुताबिक फारस की खाड़ी से भारत आने वाले करीब 62% जहाज होर्मुज पार करते समय अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर रहे हैं। अब इसके पीछे की वजह जानिए। अमेरिका और ईरान तनाव के बाद बड़ी सतर्कता, भारत आने वाले करीब 62% जहाज डार्क मोड में पहुंचे, होर्मुज पार करते ही बंद कर देते हैं ट्रैकिंग। सुरक्षा कारणों से छुपाई जा रही है लोकेशन। अब सवाल है, आखिर ये गोइंग डार्क क्या होता है? दरअसल हर जहाज में एक खास सिस्टम लगा होता है जिसे AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम कहा जाता है। यही सिस्टम जहाज का नाम, लोकेशन, स्पीड और दिशा के बारे में जानकारी देता है। इसी से दूसरे जहाज, बंदरगाह और ट्रैकिंग एजेंसियां जहाज की हर गतिविधि पर नजर रखती हैं। गोइंग डार्क का मतलब यह होता है कि कैप्टन ने AIS ट्रांसमीटर बंद कर दिया है और वो जहाज पब्लिक ट्रैकिंग सिस्टम से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से दुश्मन को लोकेशन नहीं मिल पाती। यानी जहाजों का डार्क मोड में जाना किसी तकनीकी खराबी का संकेत नहीं, बल्कि सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। होर्मुज दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। हाल के दिनों में जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की आशंका बढ़ी है। ऐसे में अगर दुश्मन को जहाज की सटीक लोकेशन मिल जाए तो हमला करना आसान हो जाता है। यही वजह है कि जहाज इस संवेदनशील इलाके में पहुंचते ही अपनी डिजिटल अब बात कर लेते हैं खेल की खबरों की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में रोमांचक मुकाबलों का दौर जारी है और अब मोरक्को ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। बिल्कुल प्रज्ञा इसी पर दिखाते हैं अपने दर्शकों को ये खास रिपोर्ट। मोरक्को ने मंगलवार को यहां मॉनेटरी स्टेडियम में नीदरलैंड पर पेनल्टी शूटआउट में जबरदस्त जीत के साथ फीफा विश्व कप 2026 के अंतिम 16 में जगह बना ली। निश्चित और अतिरिक्त अवधि मिलाकर भी इस मैच का फैसला नहीं हो सका। मैच 1-1 से बराबर था, लेकिन पेनल्टी में मोरक्को ने 3-2 से जीत हासिल की। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के इस मुकाबले के पहले हाफ में दोनों टीमों ने एक दूसरे पर कई हमले किए, लेकिन दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रही। हालांकि दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने अपने आक्रमण तेज कर दिए। नीदरलैंड को मैच के 72वें मिनट में सफलता मिली। कोडी गैक्पो ने गोल करके नीदरलैंड को बढ़त दिलाई। इस गोल के बाद मोरक्को ने भी काउंटर अटैक तेज कर दिया और दूसरे हाफ के इंजरी टाइम में मोरक्को के ईसा डियोप ने गोल कर मोरक्को को बराबरी पर ला खड़ा किया। निर्धारित एक्स्ट्रा टाइम में दोनों टीमें बराबरी पर रही। इस कारण मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ। पेनल्टी शूटआउट के दौरान पहले शॉट में नीदरलैंड के ट्यून कुकमाइनर्स ने गोल किया, लेकिन मोरक्को के नील एल अर्नाउई ने पहला शॉट मिस कर दिया। वहीं दूसरे शॉट में नीदरलैंड के जस्टिन क्लाइवर्ट ने शॉट मिस कर दिया। वहीं मोरक्को के सुफियान रहीमी ने दूसरे शॉट में गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके बाद नीदरलैंड्स के वाउट वेगोट्स आए और उन्होंने गोल दाग स्कोर 2-1 कर दिया। मोरक्को के शेमजीन तालबी ने गोल दाग स्कोर 2-2 कर दिया। नीदरलैंड ने चौथा और पांचवा शॉट मिस कर दिया, जबकि मोरक्को ने चौथे शॉट पर गोल किया और पांचवा शॉट मिस कर दिया। इस पेनल्टी शूटआउट में मोरक्को ने नीदरलैंड को 3-2 से हरा दिया। फीफा विश्व कप 2026 का सफर अब और रोमांचक होता जा रहा है। पहले जर्मनी और फिर नीदरलैंड्स जैसी दो बड़ी टीमों का विश्व कप से बाहर होना ये दिखाता है कि इस विश्व कप में अभी कई बड़े उलटफेर होंगे और फुटबॉल की दुनिया में कई नई टीमें अपना दबदबा बनाती नजर आएं। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।